नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा संविधान का जो लेक्चर है, इसमें हम जो महत्वपूर्ण आयोग हैं उनके विषय में बात करेंगे। जिस तरीके से नीति आयोग हो गया और जिस योजना आयोग को समाप्त करके आया था, उसी तरीके से अल्पसंख्यक आयोग जो हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इनके विषय में बात करते हैं। तो हमारा जो पहला है वो है नीति आयोग या योजना आयोग। योजना आयोग को हम देखते हैं 1950 में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। हम देखते हैं 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके फिर नीति आयोग का गठन किया गया है। तो योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी। संविधानेतर संस्था मतलब ये था कि एक तो होती संवैधानिक संस्था, एक होती सांविधिक संस्था, एक होती संविधानेतर संस्था, मतलब संविधान से इतर। तो जो संवैधानिक संस्था होती है उसका जो प्रावधान है वो संविधान में किया जाता है, तो उसको हम संवैधानिक संस्था बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो सांविधिक संस्था होती है, सांविधिक संस्था वो संस्थाएं होती हैं जिनका जो प्रावधान है यानी कि उपबंध है संविधान में नहीं होता है। उनको क्या किया जाता है, संसद द्वारा एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। उस विधेयक को पास करके जब कोई संस्था बनाई जाती है तो वो सांविधिक संस्था हो जाती है। संविधानेतर जो संस्थाएं होती हैं उनका प्रावधान ना तो संसद में होता है, ना ही उनके लिए विधेयक मतलब ना ही संविधान में होता है, ना ही उनके लिए संसद में विधेयक पास किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि जो केंद्रीय कैबिनेट मतलब केंद्रीय जो कैबिनेट है वो क्या करती है, अपने प्रस्ताव द्वारा यानी कि कार्यपालिका के प्रस्ताव द्वारा जैसे ऐसे संगठनों का गठन किया जाता है तो उन्हें जब हम कहते हैं वो संविधानेतर या गैर संवैधानिक संस्थाएं कहा जाता है। ठीक है। असंवैधानिक अलग होता है। असंवैधानिक मतलब संविधान के जो तातना हो, जो गैर संवैधानिक मतलब संविधान से इतर जो संस्थाएं हैं उनको संविधानेतर संस्थाएं कहा जाता है। तो योजना आयोग या नीति आयोग जो है ये संविधानेतर संस्था है। योजना आयोग भी थी और नीति आयोग भी उसी तरीके से है। ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी जो परामर्शदात्री संस्था के रूप में केंद्रीय कैबिनेट के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को स्थापित किया गया था। तो योजना आयोग की स्थापना कब 15 मार्च 1950 को हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब तो मान लो नीति आयोग स्थापित हो गया है तो अब नीति आयोग को लेकर के आता है। फिर अगला है प्रधानमंत्री जो होता है इसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री क्या है, इसका पदेन अध्यक्ष होता है। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे, गुलजारी लाल नंदा थे। तो गुलजारी लाल नंदा जो थे वो प्रथम उपाध्यक्ष थे। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। मतलब पदेन मतलब कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो डायरेक्टली योजना आयोग का अध्यक्ष बन जाता है और उपाध्यक्ष की नियुक्ति बाद में की जाती है। अगला है इसका जो मुख्य कार्य था भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था। तो हम देखते हैं कि 1950 से लेकर के 2017 तक पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया। बीच बीच में गैप भी हुआ है तो उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन क्या है कि इसका मेन जो काम था पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कैसे किया जाएगा उस बारे में ये पूरा काम करता था। फिर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग यानी कि योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री जो होते हैं इसके भी जो पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो योजना आयोग की अपरिहार्यता को देखते हैं, मतलब उसकी देखा गया कि अब योजना आयोग उतना प्रासंगिक नहीं रह गया है। तो उसमें सुधार करने की अपेक्षा कहा गया कि अब योजना आयोग का नाम बदल करके हम नीति आयोग बनाएंगे। इस नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। ये संस्था जो है प्रथम उपाध्यक्ष जो कौन थे इसके नीति आयोग के, तो अरविंद पानगढ़िया थे। उसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा जो होता है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होता है। हमने जो कैबिनेट मंत्री वाला जो पढ़ा अभी हायरार्की देखा है, जो लेक्चर हमारा हायरार्की वाला आया है कि संवैधानिक पदों की जो वरीयता क्रम है उसमें जो नीति आयोग है उसके उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा दिया गया है। नीति आयोग का जो मेन काम है वो सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब नीति आयोग अपनी सिफारिशें देता है कि सहकारी संघवाद को कैसे बढ़ाना है, देश में विकास को कैसे समुचित रूप से बनाना है और सबको साथ लेकर के विकास कैसे किया जाए उस बारे में अपनी रिपोर्ट देता है। ये पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 6 अगस्त 1952 को किया गया था। तो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके बारे में सिफारिश योजना आयोग करता था। और जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके निर्माण में राज्यों की जो भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक संस्था बनाई गई थी, उसको एनडीसी बोलते थे, राष्ट्रीय विकास परिषद। उसका गठन कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1952 को गठन किया गया था। वो अभी भी है, लेकिन अब जो मेन काम है इसको नीति आयोग के तहत आ गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। लोकपाल एवं लोकायुक्त जो है हम देखते हैं भारत में लोकपाल या लोकायुक्त का जो प्रावधान है वो ये किया गया, जो नागरिकों की शिकायतें हैं या भ्रष्टाचार वगैरह जो चीज़ें हैं उनको रोकने के लिए क्या किया जाता है, हर देश एक मतलब संस्था बना देता है जो मतलब जनता के प्रहरी के रूप में काम करती है। तो इसको देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु बनाई गई संस्था को ओम्बुड्समैन के नाम से जाना गया। तो जो भारत में लोकपाल है यह एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना 1809 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। तो जो पहली बार मतलब ओम्बुड्समैन आया है 1809 में, कहाँ, स्वीडन में बना था। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जन शिकायतों के निवारणार्थ जो ओम्बुड्समैन के समकक्ष हम देखते हैं क्या है, तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 आया है। तो जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
जनता की जो शिकायतें हैं उनको समझने के लिए और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ओम्बुड्समैन नामक संस्था थी। उसी के समान भारत में एक संस्था का गठन किया गया जिसका नाम क्या है, लोकपाल रखा गया केंद्र के स्तर पर। लोकायुक्त जो होगा वो राज्यों के स्तर पर होगा। तो इसके लिए एक अधिनियम आया कब, 2013 में। इसी के तहत 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति द्वारा इसको स्वीकृति दे दी गई के तहत केंद्रीय स्तर पर लोकपाल का गठन एवं राज्य के स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ये संस्थाएं क्या है, गैर संवैधानिक दर्जे वाली संस्थाएं हैं। मतलब इनका जो दर्जा है वो संविधान में नहीं कहा गया है, बाद में प्रस्ताव ला करके इनके लिए कानून बनाया गया है। उपर्युक्त अधिनियम के तहत केंद्र स्तर पर लोकपाल संस्था के अंतर्गत एक अध्यक्ष और 8 से अधिक सदस्यों का प्रावधान किया गया है। तो जो लोकपाल संस्था है मतलब केंद्र स्तर पर, उसमें 9 लोग हैं, 9 में से एक अध्यक्ष है, बाकी 8 सदस्य हैं। तो 9 सदस्यीय संस्था के रूप में लोकपाल का गठन किया गया है। अब अभी हम देखते हैं कि 2019 में, मतलब मार्च 2019 में जो पूर्व न्यायाधीश हैं भारत के, मार्च 2019 में किया गया जो लोकपाल संस्था है इसका गठन किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो जो लोकपाल संस्था अभी भारत में गठित हुई है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, पिनाकी चंद्र घोष है। ये क्वेश्चन कई बार आया है जब उस समय इसका गठन हुआ था और 2 मार्च 2019 में इसकी स्थापना की गई है। 1966 में बने प्रथम जो प्रशासनिक सुधार आयोग बना था, मतलब प्रशासन में किस तरीके से दक्षता को बढ़ाया जाए और अधिकारियों में अधिक सुशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। तो इन्होंने क्या कहा था कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। मतलब 1966 में जब प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बना था, उसी ने जो लोकपाल और लोकायुक्त है उसके गठन के लिए अपनी सिफारिशें दी थी। 1968 में सर्वप्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था। सर्वप्रथम विधेयक प्रस्तुत किया गया था लेकिन वो फिर लैप्स हो गया था, पास नहीं हो पाया था। सर्वप्रथम 1971 में महाराष्ट्र ने लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की। तो जब संसद स्तर पर एक लोकपाल के लिए विधेयक आया तो महाराष्ट्र पहला राज्य था जिसने महाराष्ट्र में लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की थी। लेकिन सबसे पहले जो विधेयक लाया था वो उड़ीसा लाया था। मतलब विधेयक लाने वाला राज्य पहले उड़ीसा था, लेकिन पास करके अपने लागू करने वाला राज्य वो महाराष्ट्र बन गया था। फिर अगला देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो होता है ये मानवाधिकार से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उनके लिए मतलब एक प्रहरी के रूप में काम करता है। संघीय स्तर पर देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार का प्रावधान है। इसी तरीके से हर राज्य में राज्य मानवाधिकार का काम है। राज्य मानवाधिकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार काम ये करते हैं जितने भी मानव अधिकार से रिलेटेड मुद्दे उनको तो देखते ही देखते हैं, उनके मानवाधिकारों को कैसे बढ़ावा दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार के जो सम्मेलन होते हैं वहाँ जाकर के भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारतीय साख को मजबूत करने का काम करते हैं। तो 28 सितंबर 1993 को एक अध्यादेश के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय मतलब बाद में संसद द्वारा एक कानून पास करके बनाया गया था, तो इसको सांविधिक निकाय कहा गया। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में शामिल होते हैं। तो इसके जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करने के लिए एक समिति बनाई जाती है। उस समिति में कौन कौन शामिल होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं उसके अध्यक्ष के रूप में, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति। तो लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, और जो लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं तो 2 विपक्ष से लोग होते हैं, बाकी सारे लोग लगभग सत्ता पक्ष से होते हैं। तो इस तरीके से जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है उसके आयोग के सदस्य और अध्यक्षों का गठन किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्ति जो है मात्र सलाहकारी प्रकृति की होती है। तो ये क्या करता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार अपनी सलाह जो सिफारिशें हैं राष्ट्रपति को देता है हर साल, और राष्ट्रीय मानवाधिकार की जो मतलब शक्ति एक तरीके से देखें, इसी वजह से इसकी सीमा भी डिसाइड की गई है, क्योंकि इसकी जो मतलब नेचर है वो सलाहकारी प्रकृति का है। तो सलाहकारी प्रकृति में दिक्कत क्या है कि इसकी सलाह मानना सरकार के लिए अनिवार्य नहीं है, क्योंकि अगर अनिवार्य होता तो ये ज़्यादा अच्छा तरीके से काम कर पाता है। ये चीज़ का एक ड्रॉबैक भी देखा जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में पात्र बनाता है। तो 2019 से पहले जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग था इसमें यह प्रावधान था कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे वही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन पाएंगे। अब उस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। उसकी जगह पर नया प्रावधान ये किया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो भारत का मुख्य मतलब सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश जो होगा सर्वोच्च न्यायालय का वो बनाया जा सकेगा। खाली मुख्य न्यायाधीश को जो वाला प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद ये भी कहा गया कि आयोग के गैर सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर के 3 कर दी गई है, जिनमें एक सदस्य महिला होगी। OBC आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण
आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों से संबंधित मुख्य जो आयुक्त है उसको भी शामिल कर लिया गया है, एक सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। और पहले से हम देखते हैं कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, SC/ST आयोग तथा महिला आयोग के अध्यक्ष पहले से ही सम्मिलित थे, तो इसको विस्तार कर दिया गया कि इसमें जो सदस्य होंगे उनके जो किस किस क्षेत्र से आएंगे उनके बारे में डिफाइन किया गया है। आगे हम देखते हैं कि 2019 के ही जो संशोधन हुआ था उसमें कहा गया है कि जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और राज्यों के आयोग जो हैं उनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो पदावधि है उसको 5 वर्ष से घटाकर के 3 वर्ष कर दिया गया है। तो 2019 से पहले जो उनका कार्यकाल था वो 5 वर्ष का था, 2019 से अब इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 3 वर्ष के लिए रहेगा। पहले पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते थे, अब इसको पुनर्नियुक्ति के लिए भी कर दिया गया है ये चीज़ें। यह संशोधन अधिनियम राज्य के मुख्य न्यायाधीश अथवा मतलब केंद्र स्तर पर जिस तरीके से प्रावधान किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश या अन्य कोई न्यायाधीश वो आयोग के अध्यक्ष बन सकेंगे, उसी तरीके से राज्यों स्तर पर कर दिया गया है कि राज्य जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश जो होगा वो क्या है कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। ठीक है। अगला जो प्रावधान है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो संघीय मानवाधिकार जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उसी तरीके से जो राज्य के मानवाधिकार आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है वहाँ का। फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है भारत में हम देखते हैं वर्तमान में मुस्लिम सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह, उसके बाद क्रिश्चियन, फिर सिख, फिर बुद्ध लोग, फिर जैन, उसके बाद अभी पारसी जो हैं। तो 6 जो समूह हैं ये देश में अल्पसंख्यक समूह के रूप में जाने जाते हैं। तो देश में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समूहों के जो हित के मुद्दे हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए और उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए ये राष्ट्रीय जो अल्पसंख्यक आयोग है इसका गठन किया गया है। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन मूलतः अल्पसंख्यक से आयोग के रूप में 1978 में किया गया था तथा इसे संसद के 1992 के अधिनियम के तहत जो संवैधानिक दर्जा है वो प्रदान किया गया था। तो मतलब गठन इसका 1978 में ही हो गया था, लेकिन संसद ने 1992 में एक अधिनियम लाया जिसके तहत इसको सांविधिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। तो अल्पसंख्यक आयोग जो है वो सांविधिक दर्जा पाने वाला संगठन है। ठीक है। फिर इसमें केंद्र सरकार द्वारा पहले 5 समुदायों मतलब 2014 से पहले हम देखते हैं मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी जो थे ये अल्पसंख्यक के रूप में भारत में अधिसूचित किए गए थे। लेकिन 27 जनवरी 2014 को जैन जो है समुदाय उसको भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दे दी गई। तो अभी हम देखते हैं वर्तमान में 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन हैं। फिर बीपी मंडल की अध्यक्ष जो बीपी मंडल जो थे भारत में OBC आरक्षण के लिए एक मंडल आयोग का गठन किया गया था। तो उसमें कहा गया था जो बीपी मंडल बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो थे उनकी अध्यक्षता में 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया था, जिसका काम था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जो है उनकी पहचान करने के लिए इसका गठन किया गया था। फिर इसने अपनी रिपोर्ट जो 1983 में दी थी और जो VP सिंह थे उनकी सरकार ने इसकी रिपोर्टों को लागू भी किया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत में जो OBC आयोग है उसकी जो OBC आयोग के गठन के लिए और OBC को आरक्षण देने के लिए जो BP मंडल के तहत मंडल आयोग का गठन किया गया था उसी ने सिफारिशें दी थी। 1990 से हम देखते हैं इसको लागू भी कर दिया गया था VP सिंह सरकार में। तो तब से OBC के लिए फिर अभी 2018 में सरकार ने जो OBC आयोग था उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक विधेयक लाई थी और जिसके तहत इसको अनुच्छेद 338B के तहत संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो OBC आयोग भी अब संवैधानिक दर्जा है। हमने बता दिया है कि संवैधानिक और सांविधिक और संविधानेतर संस्थाएं कौन कौन सी थी। संवैधानिक वो होती है जिनका संविधान में उल्लेख है। संवैधानिक जो होती हैं, संवैधानिक मतलब ये संवैधानिक संस्था जो होती है जिनको संसद द्वारा कानून बना करके पास किया जाता है, और संविधानेतर संस्थाएं वैसी होती हैं जिनको संविधान के तहत ना ही प्रावधान होता ना ही संसद कानून बनाते हैं। उनके लिए क्या है जो केंद्रीय कार्यपालिका है वो क्या करती है अपने प्रस्ताव द्वारा उस जो संगठन है, आयोग है या समिति है उसका गठन कर देती है, तो वो संविधानेतर संस्था कही जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से जो आज का हमारा लेक्चर था इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो आयोग थे उनके बारे में हमने बात की है। तो जो पॉलिटी वाला लेक्चर है अब संविधान संशोधन वाला जो भाग है वही खाली रहेगा जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन भारत में किए गए, तो उसको किसी लेक्चर में और ले आएंगे। उसके बाद आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अब हम धीरे धीरे नया जो अगला कोई विषय है खास करके ज्योग्राफी लाने की कोशिश करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।